अच्छा यहाँ से एक बाई पगडंडी गई थी, यहाँ से एक दाई पकड़नी, तो वैसे निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे तुम फ्री लेंस पढ़ोगे तो दिल्ली सल्तनत में बहुत चीजें पढ़ोगे और उतनी ही तेजी से भूल जाओगे, हाँ था तो क्या। इसमें क्या है कि सबका खंड खंड दिया हुआ कि था तो ये, क्या हुआ क्यों हुआ, क्या हुआ क्यों हुआ, क्या हुआ क्यों हुआ, तो ये तुमको याद रह जाए। तो तुम लोग जो जिद करते हो सर ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, तो वो बुक तो उस मेथड से लिखा हुआ है, तो दोनों चीज तुम्हारा मिक्सअप हो जाएगा, ना ये रहेगा ना वो रहेगा। इसलिए तुम लोग को एनसीईआरटी कहता हूं कि जैसे देखो अब जैसे न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर फ्री ऑफ लेंस जो एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो उसका एक अलग मजा है। फ्री लेंस मतलब वो टेंशन हम नहीं लेते हैं कि भाई हमको याद रखना है, बस पढ़ रहे हैं एडिटोरियल्स, एकदम पढ़ने में मजा आ रहा है, कुछ चीजें जा रही है। तो एनसीईआरटी बुक को उसी तरह से इस्तेमाल करो, रीडिंग देते, उसमें भी जो अच्छी चीजें हैं और जो लैंडमार्क चीजें हैं वो तो नहीं देता हूँ। वो तुमको दिखेगा कहाँ, वो नेकेड आंखों से नहीं दिखेगा, भ्रम हर जगह है, लेकिन देखने के लिए थोड़ा अंतर्दृष्टि चाहिए होता है ना। तो एनसीईआरटी में जो है वो बहुत चीजें हैं लेकिन तुमको नहीं दिखेगी वो, तो जो चीज दिखने वाली है और काम की है वो सब तो हम इसको मिक्स कर दिए यहाँ। तो तुम्हारा काम वहां पर केवल पढ़ते हुए मजा लेना और एक ओवरऑल एक होलिस्टिक आइडिया डेवलप करना, और काम पढ़कर लिखने वाला कॉपी से कर लेना, कॉपी और प्लस बुकलेट। जैसे बुकलेट में हम इसलिए पेज संख्या लिखवा देते हैं कि बहुत सारी चीजें तो इसी में डाल देते हैं, लेकिन जो यहाँ से नहीं वहां से लेना। जैसे क्लास में मान लो तुम्हारा हमको ने कोई चीज किया है, तो वो अगर हम कॉपी में नहीं डाले तो वहां पर हम पेज संख्या आपको बता दिया, तो उस पेज को आप कंपल्सरीली यहाँ ले लो। मैंने मान लो कि ये चीज पढ़ना है तब हमारा काम कंप्लीट होगा, तो उतना काम करने देते हैं, कॉपी और बुकलेट पढ़ो और बाकी एनसीईआरटी से रीडिंग करो। और तुम कहोगे हम सतीश चंद्रा 2 वॉल्यूम में सतीश चंद्रा, लेकिन पढ़ोगे तो फ्री लेंस बहुत होगा, तुम्हारा दिमाग उसको ग्रहण नहीं करेगा और समय तुम्हारा चला जाएगा पूरा। समझ रहे हो ना, तो इसलिए इसको फॉलो करना। जैसे बहलोल लोदी पर मैंने पूछा, तुम लोग को अफगान पर पूछा तो जवाब देना चाहिए था। कल तुम ने पढ़ा था वो बुकलेट में अफगान का, तो दिखा नहीं था क्या, तो फिर बोले क्यों नहीं। अब देखो बच्चे, अब प्रशासन में बहुत मजेदार है, कोई नहीं हेडिंग दे दो। हाँ, राज्य का स्वरूप एवं प्रशासन, राज्य का स्वरूप एवं प्रशासन, राज्य का स्वरूप एवं प्रशासन। राज्य का स्वरूप एवं प्रशासन, हेडिंग दे दो। हाँ, ऊपर थोड़ा सा एक डायग्राम बना लो। सल्तनत के अधीन राज्य, सल्तनत के अधीन राज्य, अब यहां लिखिएगा राज्य एवं धर्म के परस्पर संबंध, राज्य और धर्म के परस्पर संबंध, धर्म के परस्पर संबंध। फिर एरो देके लिखिएगा सुल्तान, सॉरी खलीफा एवं सुल्तान के संबंध, खलीफा एवं सुल्तान के संबंध, खलीफा एवं सुल्तान के संबंध, सुल्तान के संबंध, उसी में थोड़ा एक हाइफन हल्का दे देना, खलीफा एवं सुल्तान के संबंध थोड़ा हाइफन दे देना, और हाइफन देके लिखना सिद्धांत एवं व्यवहार। सब समझ में आ जाएगा। हाइफन समझते हो कि नहीं, हाइफन लिखना मत, हाँ देना है हाइफन, सिद्धांत एवं व्यवहार हो गया। अब एरो देके लिखिएगा
केंद्रीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन, यहाँ केंद्रीय प्रशासन में पहला एरो दे रहा है दीवान, हाँ नहीं सॉरी एक मिनट, हाँ थोड़ा सा एक मिनट, केंद्रीय प्रशासन में यहाँ एरो दे के लिख देना पहले सुल्तान, फिर आप यहां पर लिख देना मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत, ये तुमको याद रखने में काम आ जाएगा, खिलवत खिलवत, मजलिस ए खलवत, फिर एरो दे देना इधर, हाँ हाँ इधर देना बरर ए, बरर ए खास, बरर ए खास, बरर ए खास, इधर दे देना बरर ए आम, बरर ए खास, इधर दे देना एरो बरर ए आम, इधर बरर ए खास, इधर बरर ए आम, बरर में रॉ के ऊपर रेफ दे देना है, एक हाइफन देकर फारसी लिखने की तो अब आदत डल गई होगी, एक हाइफन देकर जैसे बरर में रेफ दे दिया उसे एक हाइफन देकर ए कर दो, बरर ए हाइफन देकर फिर आम, वो एक बरर ए खास हुआ, ये बरर ए आम हुआ। अब बरर ए खास बरर ए आम वाले में आपने देखा, उसके बाद नीचे फिर ऐसे एरो दे दो जहां, हाँ सेंटर सेंटर पर ही, वैसे बीच से जैसे बरर ए खास बरर ए आम को रहने दो और बीच से फिर जो उसका मध्य पार्ट है जैसे तुमने लिया था ना ऐसे, ये दोनों इसको रहने दो और इसके बाद फिर नीचे एरो दे दो और एरो देकर तब यहां पर लिख दो हाँ, केंद्रीय अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी में 4 विभाग की चर्चा करो, सबसे मुख्य है, बाकी जो विभाग है हम राइटिंग में आपको चर्चा कर देंगे। यहां पर लिखना दीवानी विजारत, दीवान ए विजारत, ये इसमें लिखना दीवान ए इंसा, दीवाने जो विजारत है ना वो दीवाने विजारत हुआ वजीर का विभाग, दीवाने इंसा हुआ, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग है, आप देखोगे दीवाने रिसालत ये धार्मिक विभाग है, दीवान ए रिसालत, दीवाने रिसालत धार्मिक है और फिर एरो देकर लिख दो दीवाने आरिज, क्यों बोल रहे हो, कीप साइलेंट, दीवाने आरिज, मैं फिर नाम बोल देता हूं, दीवाने विजारत आपका एक हुआ, दूसरा हुआ दीवाने इंसा, तीसरा हुआ दीवाने रिसालत और चौथा हुआ दीवाने आरिज, ये 4 प्रमुख विभाग है। दीवाने आरिज कौन कौन बताएगा मुझे, ऐसा हाथ उठाओ, दीवाने आरिज की स्थापना किसने की थी, तो इसलिए मैंने लास्ट में दीवाने आरिज लिखा क्योंकि बलबन ने उसको बाद में बनाया था दीवाने आरिज को, तो दीवाने आरिज, और उसमें जो अधिकारी अर्ज ममालिक आगे तुम देखोगे, तो ये हो गया केंद्रीय प्रशासन। अब इसको मैं हटा रहा हूं, केंद्रीय प्रशासन के बाद हाँ लिखना इक्ता, इक्ता अथवा हाँ हाँ सेंटर से ही ले लो ना, वो केंद्रीय प्रशासन से आप देखोगे ना, इक्ता अथवा प्रांतीय, इक्ता अथवा प्रांतीय प्रशासन, इक्ता अथवा प्रांतीय प्रशासन, इक्ता अथवा प्रांतीय प्रशासन। अब इसके बाद फिर एरो ले लो,
और एरो लेके लिखना, हाँ, शिक, शिक, हाँ शिक, और शिक के नीचे लिखना परगना, शिक के नीचे परगना, शिक के नीचे परगना, परगना, और परगना के नीचे लिखना गांव, परगना के नीचे लिखना गांव, गांव। अब जहां सिख और परगना है उसको ऐसे घेर कर लिख दो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सिख परगना। गांव को अधिकतर शामिल नहीं करते, जो गांव तो तब से है जब से राज्य नहीं था, एक तरह से समझो तो मतलब राज्य के द्वारा जो संगठित है स्थानीय प्रशासन में सिख और परगना के ही स्तर लोगे तो स्थानीय प्रशासन की बात होगी तो सिख और परगना ही होगा। गांव तो उभयनिष्ठ है, तो हर युग में रहा है, रहेगा, और उसमें अधिकारी भी एक तरह के मुकद्दम हैं, वही रहे हैं। तो वो पटवारी हैं उत्तर में, वही रहे हैं, मुगल सल्तनत के अधीन भी रहे, मुगलों के अधीन भी रहे। तो यही है आपका स्थानीय प्रशासन। तो ऊपर से नीचे तक की हायरार्की यही है। अब देखो वन वन मुद्दे को हम लोग उठाते जाएंगे, आपको पूरा एक इसमें भू राजस्व प्रशासन वाला मुद्दा आएगा। तो क्या विदेश विभाग का भी क्लियर कट नहीं है। उसी में जो दीवाने रिसालत है उसमें एक दो हिस्टोरियन कहते हैं कि दीवाने रिसालत विदेश विभाग था, लेकिन जो ज़्यादा बहुमान्य मत है वो ये है कि वह विदेश विभाग नहीं था, वो धार्मिक विभाग था। और विदेश विभाग करके एज सच कोई अधिकारी तो मुगलों ने भी नियुक्त नहीं किया था। मुगल में भी तो वही जो मीर बख्शी है, वही कोई अगर फॉरेन डिग्निटरी आता था तो उससे मिलता था और मुगल दरबार में उसको उपस्थित करता था। तो मुगल काल में भी एज सच एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट करके तो कोई अलग डिपार्टमेंट था नहीं। तो सल्तनत काल में भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं होगा अलग से कोई। और जहाँ तक हो गया राजकीय पत्राचार की बात, तो दीवाने इंसा है। तो दीवाने इंसा एक तो साम्राज्य के अंदर और साम्राज्य से बाहर के लोगों को राजकीय आदेश भेजना या उनके साथ पत्राचार करना, ये काम दीवाने इंसा का होता था। बट एक्सक्लूसिव कोई एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट इस काल में दिखता नहीं है। अब बच्चे वन बाय वन पहला मुद्दा उठा और वन बाय वन हम लोग बढ़ते चलते हैं। लिखिएगा पहला मुद्दा, हाँ हाँ, कि सल्तनत के अधीन राज्य एवं धर्म, सल्तनत के अधीन राज्य एवं धर्म। हेडिंग दो, सल्तनत के अधीन राज्य एवं धर्म। राज्य एवं धर्म। तो बच्चे जिस समय मैं तुमको पश्चिम एशिया में इस्लाम बताया था, सॉरी अरब क्षेत्र में इस्लाम का उद्भव बताया था, तो अरब क्षेत्र में इस्लाम का उद्भव बताने के बाद वहां मैंने राज्य और धर्म पर प्रकाश डाला था। तो कितने लोग हमें बता सकते हो कि इस्लाम के अंतर्गत राज्य और धर्म में क्या संबंध था? राज्य पहले था या धर्म पहले था? तो राज्य क्यों बना था? ओके, लेकिन जब जैसे जैसे इस्लाम पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र से पश्चिम एशिया और मध्य एशिया की तरफ या गैर अरब क्षेत्र की तरफ बढ़ता गया और धीरे धीरे इस्लाम ने एक बृहद साम्राज्य का रूप ले लिया, तो फिर उसके बाद इस अवधारणा में परिवर्तन आया। क्योंकि अब राजनीतिक बातों की प्राथमिकता मिलने लगी, तो धर्म तो औपचारिकता में रहा, हर काम धर्म के नाम पर हुआ, लेकिन वो पूरी तरह धर्म से गाइडेड नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल राज्य के व्यवहार में भी बदलाव आया। तो पहले हम लोग यहीं से शुरू कर देते हैं। ओके, तो अब डैश दीजिए और लिखिए कि इस्लाम की स्थापना के काल में, इस्लाम की स्थापना के